हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपके मैंने कमेंट बॉक्स से लिया हुआ। यदि आपके पास वैसे कोई टॉपिक है तो हमें जरूर कमेंट करिए ताकि हम आपको पढ़ने और समझने में आपकी मदद कर पाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है फैराडे के नियम पर है और फैराडे के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की जानकारी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम फैराडे के नियम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि विद्युत अपघट किसे कहते हैं, आपको इसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज है विद्युत अपघटन क्या है, और इलेक्ट्रोडों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड हम किसे कहते हैं। पहला है विद्युत अपघट, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं ये आपको इनकी समझ आपको अच्छी है तरह से है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फैराडे के नियम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप इनकी समझ नहीं रखते हैं तो फैराडे के नियम को समझना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन शब्दों को पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं फैराडे की तरफ। इन सारे प्रक्रियाओं को समझने के लिए मैं आपको एक विद्युत अपघटनीय सेल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हम एक सेल बनाते हैं, यहां हम दो क्षण लगा देते हैं और इन क्षणों को हम इस विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, हमारे पास विलयन। अब इन दोनों क्षणों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला शब्द है विद्युत अपघट। विद्युत अपघट किसे कहते हैं, तो विद्युत अपघट की डिफिनेशन यह है, कोई भी पदार्थ गलित अवस्था में यदि आयन दे देता है तो वह क्या कहलाता है, विद्युत अपघट कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं सोडियम क्लोराइड का, और ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये यदि गलित अवस्था में है, किस अवस्था में, गलित या जलीय विलयन में। ठीक है, गलित या विलयन में है तो ये क्या करेगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। कोई भी पदार्थ यदि गलित या जलीय विलयन में मिलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट कहलाते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि यहाँ पास सोडियम क्लोराइड लिखा था, यदि ये इस विलयन में हमने सोडियम क्लोराइड, देखिए अभी ना हमने कोई चार्जेस दिया ना कुछ भी किया, बस हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को इस विलयन में मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड जैसे ही जलीय अवस्था में आता है तो ये सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन में विभक्त हो जाता है और इस विलयन में ये आवेश आयनों के रूप में उपस्थित होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट कहेंगे। अब यहाँ दो क्षण आप दिख रहे होंगे, इन क्षण को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको यहाँ पर जो क्षण लगे हुए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसे इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण या इलेक्ट्रॉनों को एक क्षेत्र स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इनका क्या होता है, योगदान होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, विद्युत अपघट और इलेक्ट्रोड समझ में आया। विद्युत अपघट फिर से समझ लीजिए, वे पदार्थ हैं जो गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में क्या दे देते हैं, अपने आयन दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं। और इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे कि ये दो क्षण है, ये इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन में सहायता करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया देखिए कैसे होता है। देखिए ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम धन आयन क्लोराइड ऋण आयन में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ये क्षण यहाँ पास लगे हुए हैं, एक हम इसको बोलते हैं कैथोड की क्षण बोलेंगे, और ये वाला जो क्षण होता है ये एनोड की क्षण होता है। अब यहाँ पास क्या होता है, प्रक्रिया जरा समझना, ये क्लोरीन जो होता है, जो ऋण आयन वाला होता है, वो एनोड की तरफ जाने का प्रयास करता है, और सोडियम जो होता है वो कहाँ जाने का प्रयास करता है,
कैथोड की तरफ जाता है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन क्या है, इसका एक बार डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन कहता है कि किसी भी विलयन में यदि हम विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं, यदि किसी भी विलयन में हम विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं, तो विलयन में उपस्थित आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूरी प्रक्रिया क्या हुई, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है और इसमें यहाँ से हम धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाहन कर रहे हैं। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। और ये आवेश क्या करते हैं, एनोड का जो एनोड इस क्षण पर जो आवेश है इस क्लोरीन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और ये क्या करता है, कैथोड इस सोडियम को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, एनोड पर क्या प्रक्रिया हुई, जरा ध्यान से देखते हैं। एनोड पर क्या प्रक्रिया हुई, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रेड आयन, ये कहाँ जाता है, एनोड पर जाता है। और एनोड पर जाने पर क्या होता है, ये क्लोरीन मुक्त अवस्था में होकर अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने त्याग दिया। और इलेक्ट्रॉन ये त्यागा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाता है, कैथोड पर चला जाता है। ठीक है, और ये क्लोरीन किस अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागा गया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इस पर चला गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैथोड पर क्या प्रक्रिया हुई, कैथोड पर क्या प्रक्रिया हुई, कैथोड में क्या हुआ, ये सोडियम जो है इस वाले में चला गया, सोडियम धन आयन कहाँ चला गया, इस क्षण पर चला गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद ये सोडियम मुक्त सोडियम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या होता है, ये सोडियम जो होता है सॉलिड ठोस के रूप में हमें यहाँ मुक्त अवस्था मिल जाता है। और ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरीन Cl2 का गैस बनाकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्यागना, हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अगर एक साथ चले, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अगर साथ साथ चलती है तो हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, आप इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने विद्युत अपघटन को समझ लिया, इलेक्ट्रोड समझ लिया और आपने विद्युत अपघटन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फैराडे के नियम पर। तो फैराडे का प्रथम नियम है कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य उनका यह है, यहाँ पास इलेक्ट्रोड शब्द आया है, इलेक्ट्रोड का अर्थ आपने समझ लिया है कि हम धातु के दो क्षणों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जैसे कि सोडियम हमें प्राप्त हो रहा था, तो सोडियम की जो मात्रा है विलयन में हमने कितना विद्युत धारा प्रवाहित किया था, वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि पदार्थ की मात्रा को यदि हम W से प्रेजेंट करें और यदि हम आवेश को Q से प्रेजेंट करें तो कहा जाता है इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि मैं यहाँ पास क्या बनाया था, क्षण बनाया था, इस प्रकार से क्षण बनाया था। यहाँ क्या हो रहा था, एक बैटरी हमने लगाई थी और इस बैटरी से हम क्या कर रहे थे, विद्युत धारा का प्रवाहन कर रहे थे। जब विद्युत धारा का प्रवाहन किए तो क्या हुआ, यहाँ पास सोडियम क्लोराइड था, क्लोरीन क्या एनोड की ओर अभिगमन हुआ और सोडियम का कैथोड की ओर अभिगमन हुआ। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में क्या इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए, तो ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड पर चला गया और सोडियम इस इलेक्ट्रोड पर चला गया। तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त हुआ था, सोडियम प्राप्त हुआ था। लेकिन कब प्राप्त हुआ था, जब हम विलयन में क्या प्रवाहित कर रहे थे, धारा। ठीक है, आवेश प्रवाहित कर रहे थे यानी धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो विलयन में धारा प्रवाहित किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम प्राप्त हुआ। तो यही फैराडे का प्रथम नियम यही है कि जो भी पदार्थ हमें मिल रहा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है।
ठीक है, समझ गए? क्या है? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा समानुपाती होता है किसके? विलयन में विद्युत धारा की। ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। रटने जैसा कोई बात ही नहीं है और इसको रटने का प्रयास भी मत करिएगा, कुछ भी नहीं है। डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पर जब हमने विद्युत धारा का प्रवाहन किया तो विलयन में जो आयन थे वो इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहे थे? एकत्रित हो रहे थे। तो उन्हीं पदार्थ की हमें मात्रा जो होती है वो किसके बराबर समानुपाती होता है? जो हमने धारा का प्रवाहन किया था बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ये समानुपाती होता है, यानी कि W है ये समानुपाती क्योंकि हमें दिया हुआ है ये W और Q। तो W, अभी समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पास एक नियतांक Z आएगा और ये इंटू Q होता है। ठीक है, Z क्या है? Z बराबर एक नियतांक है, इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, Z का अर्थ होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जब आप न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पास थे, यहाँ पास से आप क्या कर सकते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक की भी गणना कर सकते हैं। Z बराबर हो जाएगा W/Q। तो ये वाला सूत्र दोनों याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया कि W बराबर Z इंटू Q होता है यदि आवेश एक हो तो W बराबर क्या हो जाता है? Z के। ठीक है, किसके बराबर हो जाता है? Z के। तो यहाँ पास डिफिनेशन और निकल सकता है कि यदि हम विलयन में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यानी कि W किसके बराबर होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाता है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पास जैसे कि Q है, Q चूंकि धारा बराबर क्या, आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है, इसलिए इस समीकरण में हम इसको रखेंगे तो W इक्वल टू हो जाता है Z वही रहेगा और Q की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट करेंगे तो I इंटू टी हो जाता है। तो Z बराबर यदि आपको निकालना है तो ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आप बहुत ही I भी निकाल सकते हैं, T Z W कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास क्या होगा? यदि हमें Z की वैल्यू निकालनी है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालना है तो I इंटू टी कहाँ आ जाएगा? W के नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला मैं क्यों बता रहा हूँ? यदि आपको एक होता है Z बराबर W/Q, अब समझना ध्यान से, यदि आपसे न्यूमेरिकल में I इंटू टी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपके पास Q की वैल्यू नहीं है, आपके पास I की वैल्यू है और T की वैल्यू है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। यदि आपके पास I और T की वैल्यू ना देकर Q की वैल्यू दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लें। तो प्रथम नियम को आपने समझ लिया है, तो हम दूसरे नियम पर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से समझ लीजिए। एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा अपने अपने रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में होता है। कहने का तात्पर्य है